बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, जो हमारा क्वेश्चन है वो है पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस के ऊपर, पोर्टफोलियो एवोल्यूशन के ऊपर। तो मैं सवाल पढ़ने जा रहा हूँ। सवाल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। एन एनालिस्ट वांट्स टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ पोर्टफोलियो एक्स कंसिस्टिंग इंटायर ऑफ द कॉमन शेयर्स ऑफ लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम एलएसई कहते हैं। The table shows the average annual rate of return for the portfolio X, the market portfolio and the T-bills during the past 10 years. तो उसने हमारे पास डेटा दिया हुआ है पोर्टफोलियो एक्स का, लॉ स्टॉक एक्सचेंज का और टी बिल्स का। हमसे रिक्वायर कर रहा है वो कैलकुलेट द शार्प्स एंड ट्रेडर रेशियो फॉर बोथ पोर्टफोलियो एक्स एंड LSE 25 इंडेक्स। एक हमसे वो लाहौर स्टॉक एक्सचेंज का और पोर्टफोलियो एक्स का हमसे मांग रहा है शार्प्स और ट्रेडर। Briefly explain whether the portfolio X is underperformed, equal, or outperformed the LSE 25 on the risk-adjusted basis using both trainer measures and Sharpe's ratio. Calculate Jensen alpha and M2 score for the portfolio X. What you interfere from the value of alpha and M2. अच्छा देखिए जी, इस सवाल के अंदर उसने हमारे से दो रिक्वायर्ड मांगी हुई है। एक तो हमसे कह रहा है कि आपने शार्प्स और ट्रेनर का जो है पोर्टफोलियो वो आपने मालूम करना है, शार्प्स एंड ट्रेनर रेशियो। तो हम सबसे पहले जो है ना यहाँ पर देखते हैं, जब भी देखें उससे हमसे कहा है शार्प्स एंड ट्रेनर का मालूम करना है हमने, शार्प्स रेशियो। ठीक है जी। और इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? इसका फॉर्मूला है हमारे पास जी रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, जो शार्प परफॉर्मेंस है इसका फॉर्मूला क्या? रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है जी। उसके बाद सबसे कहा है कि हमने जो है ना ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला किसका? शार्प परफॉर्मेंस का। हमने मालूम करना है इसका रेशियो किसका? पोर्टफोलियो एक्स का, पोर्टफोलियो एक्स और LSE 25 का। ठीक है जी। और SP स्टैंड फॉर शार्प परफॉर्मेंस। अब देखिए, अगर मैं पहले शार्प परफॉर्मेंस जो है वो एक्स का मालूम करता हूँ, तो RP स्टैंड फॉर रिस्क रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। तो देखिए हमारे पास लिखा हुआ है एनुअल एवरेज रेट रिटर्न पोर्टफोलियो एक्स का, वो कितना हमारे पास? वो 13%। तो यहाँ पर आ जाएगा 13% माइनस, तो हमारे पास जो रिस्क फ्री रेट है बेसिकली जो टी बिल्स हमारा, ये हमारा रिस्क फ्री रेट होगा। ये कितना है हमारे पास? ये 8.29% डिवाइडेड बाय स्टैंड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो दिया उसने सवाल में एक्स का, वो है 19%। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 19% आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई है? पोर्टफोलियो एक्स की शार्प परफॉर्मेंस की। और जो हमारे पास LSE है 25 इंडेक्स, तो देखो उसमें एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 12%। तो देखिए हमारे पास रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कितना आ गया हमारे पास? 12% माइनस जो रिस्क फ्री रेट है वो सेम वही रहेगा जो टी बिल्स का है, 8.29% डिवाइडेड बाय जो हमारे पास देखिए जो पोर्टफोलियो का है जी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, वो कितना है जी हमारे पास LSE का? वो है 13%। ले जी। तो देखिए हमारे पास पोर्टफोलियो एक्स का डाटा भी गिवन था, हमारे पास LSE 25 का डाटा गिवन था। हमने दोनों की वैल्यूज कर दिया, पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है जी ये वाला। 13 माइनस 8.29 डिवाइडेड बाय 19%। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 0.2478। 0.2478 ये इसका मेरे पास आंसर आ गया। उसके बाद 12% माइनस 8.29 डिवाइडेड बाय 13%, तो ये आ गया 0.2853। अच्छा जी। अब देखिए वो कह रहा है कि आपने एक्सप्लेन करना है कि वेदर पोर्टफोलियो एक्स। अब देखिए पोर्टफोलियो एक्स का जो आंसर हमारे पास वो क्या है? वो लेसर है। और जो पोर्टफोलियो वाई जो हमारा LSE है, इसका आंसर क्या है हमारे पास? वो ज्यादा है परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पे इसकी नरेशन लिखेंगे। ये जो हमारा क्रक्स होगा, इसका क्रक्स वो क्या होगा जी? पोर्टफोलियो एक्स इज अंडर परफॉर्म्ड देन
देन LSE लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, देन LSE 25 इंडेक्स। नहीं जी, ये मेरे पास आंसर आ गया किसका, शार्प्स का। ये मेरे पास आंसर किसका आ गया, शार्प्स का आ गया। अब देखते हैं ट्रेनर का। ट्रेनर, ट्रेनर्स रेशो। अब देखिए ट्रेनर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ट्रेनर परफॉर्मेंस, इसका फॉर्मूला है रिस्क फ्री रेट, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय यहां पर आ जाएगा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। देखिए शार्प्स का जो रिस्क मेजर करते हैं वो करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से, और जो ट्रेनर का है वो मेजर करते हैं बीटा से। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए जी, हमें चाहिए पोर्टफोलियो एक्स के लिए, पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो एक्स और LSE 25। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है ट्रेनर का वो कितना है हमारे पास, जो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कितना हमारे पास 13% है, माइनस रिस्क रेट कितना है 8.29% डिवाइड बाय, तो देखिए हमारे पास जो पोर्टफोलियो एक्स का कितना दिया, बीटा हुआ है 0.63 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेम वही आ जाएगा, जो हमारे पास रेट है एनुअल कितना है 12%, माइनस जो स्टैंडर्ड जो हमारे पास उसका है रिस्क फ्री कितना है वो 8.29% डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ से बीटा मैंने दिया हुआ, तो जब बीटा ना गिरे तो हमारा बीटा क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 13 माइनस 8.29 डिवाइडेड बाय 0.63, तो इसका आंसर आ जाएगा 7.47, 7.47। और दूसरे का आंसर हमारे पास 12 माइनस 8.29 डिवाइडेड बाय 1, तो 3.71। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो पोर्टफोलियो एक्स है इसका हमारे पास आंसर क्या है, वो ज्यादा है, जबकि LSE जो इसका आंसर क्या हमारे पास कम है। तो इसका जो हमारे पास क्रक्स होगा, क्रक्स क्या जी हमारे पास, पोर्टफोलियो एक्स आउट परफॉर्म्ड, इससे ज्यादा परफॉर्म किया है देन LSE 25 इंडेक्स। ले जी, ये मेरे पास आ गया जी शार्प्स का और ट्रेनर का, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी, ए थी रिक्वायरमेंट हमारी, ए रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, तो अब देखिए इसमें आपने बस एज का ख्याल रखना है, मैं यहाँ पर आपको मेंशन भी कर देता हूँ। देखिए हमारे पास RP से मुराद क्या है, RP से मुराद है रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। उसके बाद RF से मुराद क्या है, रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट। और इससे मुराद क्या है जी, जो हमारा जो सिंबल है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। और जो ये सिंबल है ये है हमारे पास किसका है, ये बीटा का सिंबल है, बीटा। ले जी, और हमारे पास जो रिस्क फ्री रेट है यहाँ पर वो क्या है, वो टी बिल्स है हमारे पास, टी बिल्स का जो आंसर हमारा वो क्या है, वो रिस्क फ्री रेट है। तो ये हमारा इसका ए पार्ट था। तो अब चलते हैं इसका पार्ट बी करने के लिए। अच्छा जी, ये था हमारे पास पार्ट ए, जिसके अंदर हमने ये शार्प्स परफॉर्म मालूम किया और ट्रेनर परफॉर्म मालूम किया। ये इसका आंसर आ गया हमारे पास पोर्टफोलियो एक्स का और LSE 25 का। अब मालूम करना है पार्ट बी के अंदर जेंसन अल्फा मालूम करना है हमने, और M2 स्कोर यानी कि मोडिग्लानी एंड मिलर स्कोर मालूम करना है हमने। तो इसका फॉर्मूला क्या हमारे पास, RP है रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, RF स्टैंड फॉर रिस्क फ्री रेट, प्लस बी बीटा और रिटर्न मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट। तो देखिए हमारे पास जो पोर्टफोलियो रिटर्न है वो कितना है हमारे पास, आप देखिए 13% दिया हुआ, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 13%, माइनस रिस्क फ्री रेट कितना है हमारे पास 8.29, 8.29 प्लस हमारे पास बीटा कितना दिया, सो आप देखिए बीटा दिया 0.63, 0.63। उसके बाद है जी हमारे पास जो रिटर्न मार्केट है वो कितना हमारे पास, वो 12% है रिटर्न मार्केट। ये जो हमारी LSE है बेसिकली ये मार्केट शो कर रही है, तो जो रिटर्न मार्केट का है वो कितना हमारे पास 12% है, माइनस
रिस्क फ्री रेट कितना है हमारे पास 8.29। ये मैंने यहाँ पर डाटा पुट कर लिया। आरपी स्टैंड फॉर रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, आरएफ स्टैंड फॉर रिस्क फ्री रेट, और बीटा हमारे पास, देन रिटर्न मार्केट हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ये इसकी एलएससी का आ जाएगा, एलएससी 25 हमारी मार्केट है वो, और देन आगे रिस्क फ्री रेट आ जाएगा। तो इसको हम देखते हैं बस क्या आंसर आता है इसका। 13 माइनस 8.29 प्लस 0.63, 12 माइनस 8.29, तो इसका आंसर है बस 2.34, 2.37। ये साथ लगा देंगे परसेंटेज, इधर भी लगा साथ परसेंटेज, इसका आंसर तो आ गया 2.37। ये इसका बाद आंसर आ गया जेंसन अल्फा का। अब मॉडल मिलर में क्या है, वो देखें रिस्क फ्री कितना हमारे पास, वो है 8.29 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट कितना हमारे पास, वो है 13% है। मार्केट कौन हमारी एलएसई है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलएसई 25 का आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन वो कितना है हमारे पास, वो 13% है। मल्टीप्लाई बाय, ये डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए मल्टीप्लाई शार्प परफॉर्मेंस, तो कितना हमारा शार्प परफॉर्मेंस का आंसर था, वो है जी हमारे पास 0.2479 माइनस हमारे पास कितना रिटर्न मार्केट जो है वो कितना है 8.29, रिटर्न मार्केट 8.29%। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा ये रिटर्न मार्केट है हमारे पास 12%, सॉल्व में गिवन है 12%। रिटर्न मार्केट स्टैंड फॉर रिटर्न मार्केट, ये वैसे किसका है, ये एलएससी का है, रिटर्न मार्केट। अच्छा जहां जहां पर रिटर्न मार्केट आ रहा है ना, मैं साथ में एलएस लिख दूं, तो ये रिटर्न मार्केट के हमारे पास 12% है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट कितना हमारे पास 13% है हमारे पास, सवाल में गिवन है। इसको सॉल्व करते हैं। 8.29 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 0.2479 माइनस 12%, तो ये आंसर आ गया माइनस, आंसर आ जाएगा माइनस 0.4873 आ जाएगा। अच्छा जी ये हमारा क्रक्स है, ये बता रहा है कि पॉजिटिव अल्फा इंडिकेट पोर्टफोलियो एक्स जनरेटेड एक्सेसिव रिटर्न ओवर द कैपेम एक्सपेक्टेशन, और देन जो नेगेटिव M2 सजेस्ट द पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म। देखिए ये पॉजिटिव शो कर रहा है कि हमारे जो पोर्टफोलियो है वो परफॉर्मेंस अच्छी दिखा रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है देन कैपेम, और जो M2 स्कोर है बता रहा है हमें कि जो है ना परफॉर्मेंस क्या है वो अंडर वैल्यूड है। तो ये आपने आंसर निकालने के बाद ये आपने हल्की सी 2 लाइनों की आपने करनी है, एक्सप्लेनेशन करनी है। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अच्छा जी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वैल्यूएशन ऑफ कॉमन स्टॉक का। तो मैं सवाल पढ़ने जा रहा हूँ। कंपनी जी इज एक्सपेक्टेड टू पे द फॉलोइंग डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। तो उसमें डिविडेंड दे दिया है, D1 दिया, उसमें D2 दिया है, और उसमें सवाल में D3 दे दिया हुआ है। कह रहा है आफ्टर ईयर 3 डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 6% पर ईयर इंडेफिनिटली। द रिक्वायर्ड रिटर्न for the stock is 10%. What is the value of company Z stock using the dividend discount model with variable growth for the first 3 years followed by the constant growth thereafter? और then कह रहा है कि what will be the stock value if the required rate of return were 12% instead of 10%? अच्छा देखिए जी इस सवाल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है, हमने बेसिकली मालूम क्या करना है, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है जो हमसे रिक्वायर किया है वो हमसे रिक्वायर कर रहा है कि हमने क्या करना है, वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक, कि हमने कॉमन स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जब भी आपको सवाल आए वेरिएबल ग्रोथ का, कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन का, तो आपका जो उसका फार्मूला है वो क्या है जी, वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, PV स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू, present value of expected dividend, present value of expected dividend plus present value of common stock, present value of common stock। अब देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो है ना, बाज़ औक़ात ये होता है कि वो हमें सवाल में ना एक्सपेक्टेड डिविडेंड नहीं देता, तो हमें वो कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन इस सवाल में उस समय एक्सपेक्टेड दे दिया हुआ, देखिए वो कह रहा है कि डिविडेंड जो वो देखिए वो कह रहा है कि नेक्स्ट 3 इयर्स यानी कि जो आने वाले साल हैं उनमें D1 D2 D3 ये कि अभी वो साल आए नहीं है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो
एक तो हमारा एक काम खत्म हो गया, मैं एक्सपेक्टेड डिविडेंड नहीं निकालना, मैं सवाल में गिवन है तो हमने करना क्या है, हमने निकालनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और दूसरा हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक निकालना है। तो ये हमारा स्टेप 1 होगा। तो हम पहले स्टेप 1 करते हैं जी, या फेज 1। फेज 1 हमारा जो फेज 1 है सवाल का वो क्या है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ठीक है जी। तो इसमें हम क्या करेंगे जी, हमारे पास ईयर दिए हुए हैं, नंबर ऑफ ईयर्स वो कितना है जी, 1 है, 2 है और 3 है, और प्लस उससे में एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड वो कितना हमारे पास, देखिए हमारे पास ये 1 क्या है जी एक्सपेक्टेड डिविडेंड, 2, और ये 3 में कितना हमारे पास 2.20, और ये 3 में कितना हमारे पास 2.42। ये मेरे पास क्या आ गया जी, एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ गया, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्टेड डिविडेंड को मल्टीप्लाई करूंगा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के साथ, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के साथ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब ये फैक्टर का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 1/1 प्लस आई रेज टू पावर एन, ठीक है। आई स्टैंड फॉर डिस्काउंट रेट, ठीक है। तो वो कितना दिया हुआ सवाल में, 10 दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/1 प्लस 0.10 रेज टू पावर, अब देखिए ईयर 1 है तो यहाँ पर ईयर 1 आ जाएगा, वैसे ही मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 2, देखिए ये 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 3, देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो इन तीनों की जो वैल्यू आएगी उन सबको हम सम कर लेंगे, तो सम करके मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ जाएगा। तो इसको आप बेशक डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ये देखें 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 1, फिर 1 डिवाइडेड बाय आंसर, तो कितना आ गया इसका जो फैक्टर है। अच्छा मैंने इसका फैक्टर निकाल देता हूँ कि आपको आसानी हो जाएगी, जरा ज़्यादा बेहतर मैं इसका ना फैक्टर आपको निकाल ही देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो इसका जो फैक्टर का आंसर है मेरे पास वो है जी, मैं इसको ब्रैकेट में कर रहा हूँ यहाँ पर 0.909, ठीक है। ये फैक्टर आ गए पहले बार। अब मैं इस फैक्टर को जो है मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, ठीक है। ऐसे ही 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 2, 1 डिवाइडेड बाय आंसर, तो दूसरा फैक्टर क्या आ गया मेरे पास 0.826, और तीसरा फैक्टर 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 3, 1 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.751। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, इस फैक्टर के साथ, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा फैक्टर के साथ, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा फैक्टर के साथ, तो 0.909 इंटू 2, तो कितना आ गया मेरे पास, ये आ जाएगा 1.818, ये बस क्या आ गया जी, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई एक्सपेक्टेड डिविडेंड की, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद 0.826 मल्टीप्लाई बाय 2.20, तो ये आ गया मेरे पास 1.817, उसके बाद 0.751 इंटू 2.42, तो कितना आ गया जी 1.817। अब हम इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, 1.818 प्लस 1.817 प्लस 1.817, तो इसका आंसर आ गया जी 5.452। तो बाबा ये एक आंसर आ गया जी 5.452, ठीक है जी। ये बस क्या आ गया जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इसका फेज 2 चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। अब ये कैलकुलेट करेंगे फेज 2।
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। अच्छा जी, अब आप चीज नोट करें कि मैंने यहां पर निकाला है प्रेजेंट वैल्यू सेटलमेंट 1 2 3 का। तो हमने जो लिखना है जी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक एट ईयर 3, एट ईयर 3। ये देखिए, जैसे ये 3 साल का निकाला है हमने, ऐसे ही 3 साल की निकालेंगे वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब फैक्टर क्या आएगा जी, 1/1 प्लस आई रेज टू पावर n। तो देखिए हमारे पास 1/1 प्लस आई कितना है, 0.10 रेज टू पावर। अब देखिए ये n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, तो यहाँ पर कितने हैं नंबर ऑफ ईयर, 3 ईयर्स, ईयर 3। तो ऐसे यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक चाहिए एट ईयर 3, 3 साल की। तो इसको हम करेंगे वर्किंग 1 करेंगे, इसके हम वर्किंग 1। तो मैं लिखूंगा वर्किंग 1 किसके लिए, वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक, वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक एट ईयर 3 यूजिंग कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। क्योंकि हमारा जो 3 साल के बाद जो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा। वो क्या है, वो 6% है। तो उसका फॉर्मूला क्या, देखिए हमें निकालनी है, प्राइस निकालनी है एट ईयर 3। मैं लिखूंगा P, यहाँ पर लिखूंगा 3। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जी, D4। क्योंकि अगर यहाँ पर मैंने प्राइस निकालनी है 3 की, तो उसका फॉर्मूला क्या है जी, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, यानी कि 1 ईयर नेक्स्ट का, तो वो D4 बनेगा। तो D4 ओवर KE माइनस G। ठीक है, अब देखिए KE क्या है जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो कितना है, वो 10% हमारे पास, 10% माइनस G कितना हमारे पास 6%, तो यहाँ पर 6% आ जाएगा। अब D4 है, अब D4 कैसे आएगा जी, D4 की वक्त यहाँ पर करेंगे हम D4 इज इक्वल टू D3 1 प्लस G। ठीक है जी, अब देखिए D3 कितना है वापस, ये देखिए सवाल में गिवन है D3, ये देखें ये D3 है मेरे पास, D3। तो D3 कितना आ जाएगा मेरे पास, 2.42 1 प्लस, अब G कितना है, G है 0.06। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये D4 की वर्किंग कर रहे हैं हम लोग। तो 2.42 इंटू 1 प्लस 0.06, तो ये आ गया 2.56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.5652। तो ऊपर आ जाएगा 2.5652। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। इसको जब सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 2.5652 डिवाइडेड बाय 0.04 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 2.5652 डिवाइडेड बाय 0.04, तो ये आ जाएगा मेरे पास 64.13। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया जी वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक यूजिंग द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। ठीक है, ये क्या निकालिए, वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक एट ईयर 3, देखिए प्राइस ऑफ एट ईयर 3। ठीक है, तो कितनी आ गई है, 64.13। अब 64.13 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस फैक्टर के साथ, तो 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 3, 1 डिवाइड बाय आंसर, तो कितना फैक्टर आ गया, ये फैक्टर आ गया 0.751। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 64.13 मल्टीप्लाई बाय 0.751, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी 48.16। तो ये बस आ गई है जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। मैं यहाँ पर लिखूंगा जी 48.16। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 5.452 प्लस 48.16, तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 53.16। अगर मुझे ये शेयर परचेज करना है तो मैं इसको परचेज करूंगा 53.16 के साथ। ठीक है, तो ये बात आंसर आ गया जिससे मुझसे पूछा था वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। अब देखिए उसने लास्ट पार्ट में से कहा है
कि व्हाट वुड बी द स्टॉक वैल्यू इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, यानी कि सेम यही क्वेश्चन होगा पूरा, ठीक है। सिर्फ जो आई है, जहां पर आई था आपका 0.10, वहां पर कितना आ जाएगा 0.12 आ जाएगा, ठीक है। 0.12 यहां पर भी आ जाएगा और 0.12 यहां पर भी आ जाएगा। तो अब इसका मतलब पार्ट बी सॉल्व करते हैं 0.12 के साथ। देखिए जी, ये इसका जो पार्ट 2 है हमारे पास के ई, जिसमें हम क्या लेंगे 12% लेंगे, ठीक है। अब जहां जहां पर चेंजेस आएंगे, देखिए पहले फॉर्मेट सेम रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेक्टेड डिविडेंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू कॉमन स्टॉक, ये फॉर्मूला सेम रहेगा। हमने फेज 1 में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकाली थी, सेम डिविडेंड वैसे वैसे रहेगा। तो यहाँ पर लिखा था हमने पहले 0.10, अभी कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.12 आ जाएगा, 0.12 और 0.12 पहला चेंज आपका यहां पर आ गया। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं कि फैक्टर क्या आंसर आता है। 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर 1 डिवाइड बाय आंसर, तो कितना आ जाएगा 0.892, 0.892। और नेक्स्ट देखिए 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर 2 1 डिवाइड बाय आंसर, तो कितना फैक्टर आ गया, ये आ गया 0.797, ठीक है। और तीसरा देखिए जी 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर 3 1 डिवाइड बाय आंसर, तो कितना आ गया, ये आ गया 0.711। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर के साथ, तो 2 इंटू 0.892, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 1.784। उसके बाद 0.797 इंटू 2.20, तो ये आ जाएगा जी 1.753। और लास्ट है जी 0.711 इंटू 2.42, तो कितना आ जाएगा जी 1.720। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं, 1.784 प्लस 1.753 प्लस 1.720, तो ये आंसर आ गया जी 5.257। तो यहाँ पर आ जाएगा जी प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेक्टेड डिविडेंड 5.257। तो अब मुझे ये निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या सेम वही है, वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक निकालनी है एट या 3 और इसको मल्टीप्लाई करना है प्रेजेंट वैल्यू 10 फैक्टर के साथ। तो यहाँ पर पहले 10 था ना, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर 12 आ जाएगा, 0.12 आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो वैल्यू निकालनी है सेम ये फॉर्मूला रहेगा, D4 ओवर KE माइनस G। तो D4 में नीचे निकाला हुआ था, ये देखें बस यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0.12 आ जाएगा क्योंकि सिर्फ रेट चेंज हुआ है। तो देखिए जरा ये 12% आ जाएगा ना यहाँ पर 12%। तो अब मैं ये देखिए 12%, 12 माइनस 6, तो 0.6% आ जाएगा यहाँ पर। तो 2.5652 डिवाइडेड बाय 0.06, 2.5652 डिवाइडेड बाय 0.06, तो ये आ जाएगा 42.75, 42.75। ये देखिए जी, ठीक है जी। तो अब यहां देखिए इसको निकालेंगे यहाँ पर 42.75। अब ये फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 42.75, 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर 3 1 डिवाइड बाय आंसर, तो कितना आ जाएगा जी, ये आया है जी मेरे पास फैक्टर इसका 0.711। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 42.75 के साथ, 42.75 इंटू 0.711, तो ये आ गया मेरे पास 30.395, 30.395। तो मैं यहां पर लिखूंगा जी 30.395। तो 5.27, 5.57, 257 प्लस 30.395, तो बस इसका आंसर आ गया जी 35.652। ये इसका आंसर आ गया।
तो ये था ये सवाल कि अगर हमारा जो ग्रोथ रेट होगा अगर वो 12% होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर 12% होगा या डिस्काउंट रेट 12% होगा, तो हम जो है ना वो कितने का परचेज करेंगे 35.652। तो मुझे ये शेयर इस तरह का परचेज करना चाहिए। ठीक है जी। तो देखिए कोई फर्क नहीं है, हमारे पास जो जैसे हमने P3 निकालने के लिए मुझे D4 चाहिए था, D4 मैंने यहाँ से निकाला, D3 में सवाल में गिवन था, ग्रोथ रेट सवाल में गिवन था, ग्रोथ रेट से जरिए मैंने ये D4 निकाला, D4 ऊपर लिखा, नीचे हमने के ई माइनस जी लिखा, तो ये बस क्या आ गया, ये प्राइस आ गई एट ईयर 3 पे आ गई। फिर उसकी मैंने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की और यहाँ पे वैल्यू पुट की, दोनों को प्लस किया तो आंसर आ गया। दिस इज और वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। तो आपके पास वेरिएबल ग्रोथ मॉडल का कोई भी सवाल आ जाए तो आप इसको इसी पैटर्न में सॉल्व करना है, चाहे वो यहाँ पर ये 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, कोई भी दे दे इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने बड़े अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी किया होगा। तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वाले में, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना हमने, और पोर्टफोलियो के हमने जो है ना रिटर्न मालूम करना है। तो एक बार याद रखिएगा, जब भी आपको पोर्टफोलियो का सवाल आएगा तो आपने इसमें दो ही चीज़ आपसे पूछेगा, यहाँ पूछेगा आपसे एक्सपेक्टेड रिटर्न, यहाँ पूछेगा आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ वो देगा आपको 2 सिक्योरिटीज का, यहाँ देगा आपको 3 सिक्योरिटी का, यहाँ देगा आपको 4 सिक्योरिटीज का। तो अगर आपको फार्मूला आता है तो यू कैन सॉल्व इजीली द क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, इसमें देखिए इस सवाल में हमारे पास दो स्टॉक दिए हुए हैं, एक हमारे पास स्टॉक पी और दूसरा हमारे पास स्टॉक क्यू। ठीक है, तो कह रहा है यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ पोर्टफोलियो विद टू एसेट्स स्टॉक पी एंड स्टॉक क्यू, द डिटेल ऑफ टू स्टॉक्स आर एज फॉलो। उसमें स्टॉक पी का एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, और स्टॉक पी का उसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। द कोरिलेशन बिटवीन स्टॉक एक्स एंड वाई उसमें वो दिया हुआ है 0.3। okay, you are decide to create portfolio with equal weight for the both stocks, 50% invest in stock P and 50% invest in stock Q. Can I calculate the expected return of the portfolio, calculate the portfolio standard deviation, or what would the portfolio standard deviation be if the correlation between stock increased to 0.8%? तो देखिए हमने जब भी ये करना है सवाल, हमने सबसे पहले एक काम करना है, अगर तो हम लोग स्टॉक्स के नाम को आगे लेके चलते हैं, ठीक है, तो थोड़ा फॉर्मूला आपको याद करना मुश्किल होता है। हम एक काम करेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे। हमने जो पी स्टॉक है इसको मैं लेट कर लिया 1, और जो स्टॉक क्यू है इसको मैं लेट कर लिया 2। अब हम जब भी 1 बोलेंगे तो मतलब हम पी की बात कर रहे हैं, हम जब 2 बोलेंगे तो हम क्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने और सवाल में आपने जब भी आपको पोर्टफोलियो का सवाल है, एक्सपेक्टेड रिटर्न का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो आपने सवाल में से 4 चीजें निकालनी है। नंबर 1 आपने निकालना है जी एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी कि ईच सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिसको हम ईआर भी कहते हैं। पी का अलग होगा, क्यू का अलग होगा। नंबर 2 वेट ऑफ सिक्योरिटीज, कि जो सिक्योरिटी का वेट है वो आपने निकालना है, वेट को हम डब्ल्यू से स्टैंड करते हैं। ठीक है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम ईआर से भी कह सकते हैं और खाली हम आर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पे आपने देखना है जी स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच सिक्योरिटी, जिसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे आपको चाहिए जी कोरिलेशन, कोरिलेशन बिटवीन द सिक्योरिटीज, बिटवीन सिक्योरिटीज। ठीक है, जिसको हम आर से डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 चीजें हमें सवाल से निकालनी है। अच्छा, ये भी आप इजीली निकाल लोगे, ये भी मिल जाएगी आपको, इंडिविजुअल दी होगी। आर जो है ना, अगर तो 2 सिक्योरिटीज है फिर तो आपको 1 दिया होगा आर, आर एक दिया होगा वही 1 और 2 का होगा। लेकिन आपको मोर देन 1 सिक्योरिटी होती है तो फिर आपको आर जो है वो फाइंड आउट करना पड़ता है टेबल के थ्रू। अच्छा, उसके बाद जो वेट है, अगर तो उसने आपको 2 सिक्योरिटीज दी हुई है, उसने बताया आपको कि वेट लेट्स सपोज एक का 75 है, एक का 25 है, तो दैट्स फाइन। अगर नहीं बताया होगा तो आपका दोनों का क्या होगा, वेट इक्वल होगा। अगर वो वेट, अगर लेट्स सपोज 3 सिक्योरिटी होती हैं तो तीनों का इक्वल वेट हो जाएगा। अगर 4 होती है, चारों का इक्वल वेट होगा, उसने वेट आपको ना बताया हो। तो देखिए इस सवाल में उसने वेट बताया, बता रहा है, नीचे कह रहा है कि बोथ स्टॉक वेट्स 50% इन्वेस्ट इन स्टॉक पी एंड 50% इन्वेस्ट इन स्टॉक क्यू। तो ये हमारे पास क्या आ गए, देखें हमारे पास डाटा पी का भी आ गया, हमारे पास पी का जो रिटर्न है वो दिया है, कितना रिटर्न पी का वो दिया 10%, पी का रिटर्न 10%। ठीक है जी,
और जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है पी का वो कितना है जी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन वो है हमारे पास 20%, ठीक है जी। और जो क्यू है इसका जो रिटर्न है क्यू का वो दिया हमें 15%, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है हमें वो दिया हमें 25%, ठीक हो गया। और दूसरा वेट आपको पता है वेट कितना है इसका, इसका 50% वेट है, और इसका वेट कितना है, इसका भी वेट हमारे पास 50% है, ठीक है। और जो आर है जो इन दोनों को डोनेट कर रहा है मतलब दोनों को रिलेट कर रहा है वो कितना है हमारे पास 0.3 है आर। लीजिए ये हमारे पास सवाल है, आपने सवाल में से ये 3 चीजें निकालनी है हर स्टॉक की, ठीक है। तो फिर ये आपके पास ये क्वेश्चन पर साइड पे हो जाएगा और आप लोग इसी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरा पहला काम क्या जी, मेरा फर्स्ट काम है जी मैंने मालूम करना है जी एक्सपेक्टेड रिटर्न, ए पार्ट जो मेरा है वो क्या है जी मेरे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये निकालना है मैंने जिसको हम ई आर भी कहते हैं। अब जो एक्सपेक्टेड का फॉर्मूला क्या है जी, इसका फॉर्मूला है मेरे पास W1 R1 प्लस W2 R2। अब आप ये नहीं कह सकते ये वन क्या है, वन में किसको डिनोट किया पी को, पी को यानी कि पी का वेट और आर जो है ना पी का आर, और ऐसे ही क्यू का वेट और क्यू का आर। देखिए ये आर है और ये वेट है, ये आर है और ये वेट दिया डब्ल्यू, ठीक है ये डब्ल्यू वेट है, वेट। तो कितने में इसका वेट जो पी का वेट कितना बस 0.50, 0.50 मैंने खत्म कर दी इसकी परसेंटेज, ठीक है। और आर कितना हमारे पास वो है 0.10 प्लस इसका कितना वेट है 50% है, और आर कितना हमारे पास 0.15 है हमारे पास। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 0.50 इंटू 0.10 तो मेरे पास कितना आ गया 0.05 आ गया, 0.05 प्लस 0.50 इंटू 0.15 तो ये आ गया 0.075। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 0.125 यानी कि 12.5%। ये मेरे पास क्या आ गया जी, ये मेरे पास आ गया एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया, ई आर एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो देखिए बड़ा सिंपल सवाल था। तो अब देखिए इसका जो बी पार्ट है हमारे पास, बी पार्ट वो इसमें क्या कह रहा है, देखिए सबसे जो है ना अहम काम वो है सवाल में से डाटा निकालना। अगर आप सवाल में डाटा निकाल लेते हैं, जैसे निकाल के सवाल डाटा निकाल लिया और साइड पे कर दिया और सॉल्व कर लिया। अब आगे देखते हैं, अब मुझे मालूम करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपको पहले मालूम हो फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का, इसका फॉर्मूला क्या जी वहां पर इसका फॉर्मूला है W1 का स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस W2 का स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 W1 W2 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 और R12, ये इसका फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है जी। अब देखिए W1 का स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का, अब 1 से मुराद क्या है स्टॉक P और 2 से मुराद क्या है स्टॉक Q। तो देखिए जी हमारे पास जो डाटा गिवन है, देखें मेरे पास वेट है जी 1 का वो कितना है जी 0.50 का स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हमारे पास इसका 0.20 का स्क्वायर प्लस 0.50 का स्क्वायर और 0.25 का स्क्वायर। ये देखें ये से दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दिया हुआ उसने वेट, ये दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन और ये दिया वेट, ठीक है। मैं यहां से वैल्यू ले रहा हूं प्लस 2 कितना जी वेट 0.50, कितना जी दूसरे का वेट 0.50, कितना जी स्टैंडर्ड डेविएशन 0.20, दूसरा कितना है वो 0.25 है, और आर कितना है आर है 0.3। ले जी अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.50 का स्क्वायर कितना आ गया जी मेरे पास, ये आ गया 0.25 आ गया 0.25। उसके बाद 0.20 का स्क्वायर कितना आ गया जी मेरे पास, ये आ गया जी 0.04 आ गया प्लस ये अगेन 0.25 आ गया, और उसका कितना है जी 0.25 का स्क्वायर, ये आएगा जी 0.0625 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा जी 2.50 2.50 0.50 0.20
0.25 और 0.03। तो आप इसको जो है वो सबका आप लोग कर ले, स्क्वायर रूट ले लें आप। तो मैं स्क्वायर रूट लूंगा इसका, स्क्वायर रूट, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर लें, ठीक है। स्क्वायर रूट 0.25, ब्रैकेट स्टार्ट के छोटी स्मॉल, 0.25 इंटू 0.04 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 0.25, फिर स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, 0.25 इंटू 0.0625 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 इंटू 0.50, 2 इंटू 0.50 इंटू 0.50 इंटू 0.20 इंटू 0.25 इंटू 0.03। तो बस का जो आंसर आ गया है वो आ गया जी 11.1163, ठीक है, जिसको हम लोग 11.63% भी कह सकते हैं। ये बस का आंसर आ गया, ठीक है। मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन में इसका डायरेक्ट ले लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट में कह रहा है कि आपने जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन ले आप, ठीक है, सी पार्ट में, लेकिन जो आर है ना वो आप ले 0.8, ठीक है। अब वो कह रहा है आप इसी सवाल को सॉल्व करें और 0.8 लें आर को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसका फार्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है हमने, और आपको पता है फार्मूला क्या है इसका हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का, वेट 1 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर, प्लस वेट 2 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर, प्लस 2 वेट 1 वेट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 और आर 1 2। तो अब जो ये ऊपर लिखी वैल्यूज यही मैं पुट करता हूँ यहाँ पर देखें। अच्छा, मैंने वैल्यू ये ले रहा हूँ ये वाली, क्योंकि ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ इसको नीचे ना। तो ये आ जाएगा जी 0.25 इंटू 0.04। आपने ये स्टेप लाजमी करना है ये वाला, ठीक है। उसके बाद पॉइंट प्लस 0.25 और 0.0625 प्लस 2 0.50 0.50 0.20 0.25। अब यहां पर देगा 0.8 आ देगा, 0.8 0.8, बस ये तो फर्क था सवाल में, बाकी डेटा सारा वही है 0.8, ठीक है जी। ले जी, इसको अब ये हमारा इसका आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा इसका ये, ठीक है। अब इसको यहाँ पर आगे आके इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसका ले रहा हूँ अंडर रूट 0.25 इंटू 0.04 प्लस 0.25 इंटू 0.0625 प्लस 2 इंटू 0.05 0.50 इंटू 0.50 इंटू 0.20 इंटू 0.25 इंटू 0.08 ब्रैकेट क्लोज। तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा जी 13, ये आ गया आंसर 0.1356, यानी कि 13.56%, ये मेरे पास का आंसर आ गया। अगर हमारा जो कोरिलेशन है बेसिकली वो 3% है, ठीक है, 3.3 है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड कितना होगा वो होगा 11.63%, ठीक है। और अगर हम यही सवाल करते हैं, कोरिलेशन हमारा अगर बढ़ जाएगा 0.8 हो जाएगा, तो जो हमारा रिस्क है जो स्टैंडर्ड वो भी इंक्रीज हो जाएगा। देखिए पहले हमारे पास जो स्टैंड डेविएशन था वो कितना था, वो 11.63% था, अब कितना हो गया, अब 13.56% हो गया। तो ये था हमारा सवाल, तो इसको आपने बड़े अच्छे तरह से अंडरस्टैंड भी करना है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सवाल में।